हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं आपके लिए एक टॉपिक स्टडी स्ट्रक्चर तैयार करूं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से आपके आज तक जितने भी सवाल बने हैं वो तो मैं इस सेशन के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा ही करूँगा। यानी कि जो भी अलग अलग एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में सभी क्वेश्चन को आपके लिए डाल पाऊँ, या फिर जितने भी मैं क्वेश्चन लूँ उनसे रिलेटेड आइडियाज़ आपके दिमाग में बन पाएँ कि फाइनली जो ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया है वो आपके दिमाग में क्लियर है। और इसी स्ट्रक्चरल कोर्स का हमारा यही एक मेन मोटिव होगा कि इस स्टडी से आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ साथ जो क्वेश्चन इस स्टडी से और बन सकते हैं उनके बारे में भी जान पाएँ। तो ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है एक बढ़ोतरी पर वो दिखता है 1960s में, जहाँ पर वीट यानी कि आपका गेहूं और चावल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया ड्रास्टिकली। और ड्यू टू दिस जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे विलियम गाउडे, इन्होंने इसे टर्म दी ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो एक आपका क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्द है, ये किसने दिया है? सो ही वॉज अ साइंटिस्ट नेम्ड डॉक्टर विलियम गाउड। अब कभी कभी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में कि ये जो आपके साइंटिस्ट थे ये कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। सो इसके बाद क्या होता है, इस रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे न्यू हाइब्रिड सीड्स बनाए गए जो कि इंपोर्ट करे गए मैक्सिको से। तो जैसे ही आपका रेवोल्यूशन होता है अलग अलग कंट्रीज़ में एक अलग अलग तरीके की मांगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं और ऐसी काफ़ी सारी हाइब्रिड बीड्स को भी यूज़ करने लगा गया, जहाँ पर आपने हर कंट्री में देखा कि प्रोडक्शन हर क्षेत्र में, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो, उनके क्षेत्र में बढ़ने लगा। तो देखिए, अभी स्टार्टिंग हमने ओवरऑल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से की है और धीरे धीरे हम अपने इस सेशन को इंडिया के रिस्पेक्ट में भी लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो मेन एम था इस ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या था? वहाँ पर कोशिश की गई डिक्रीज दी अनसर्टेनिटीज इन एग्रीकल्चर। यानी कि जो भी असमानताएं ऐसी ऊंच नीच होती रहती थी कि हमें पता ही नहीं था कि एग्रीकल्चर में हमें किस टाइम पर क्या करना पड़े, ऐसी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज क्रिएट जो हो चुकी थी उन्हें कम कर दिया गया। इंक्रीज करना था हमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को, जहाँ पर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करा जा सके और ऐसे काम को करने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को इनकरेज किया जा सके। इसके साथ साथ इस एक्टिविटी के साथ रूरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते थे वो सिर्फ इसी एक्टिविटी पर निर्भर होने लगे। तो जैसे ही ये बूम आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में आया, ये देखने को मिला कि जो रूरल डेवलपमेंट था वो भी तेज़ी से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया गया इन लार्ज एक्सटेंट, जहाँ पर इन सभी एम्स को अचीव किया गया। अब देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव में बात करूं, 56 और 66 की इस दशक में काफ़ी बुरे हालात थे, जहां पर सिर्फ 17 मिलियन टन का प्रोडक्शन उस डिकेड में हुआ था। लेकिन जैसे ही 66 और 76 के बीच में हम आते हैं तो ये जो चेंज होता है वो आपका 49 मिलियन टन्स हो जाता है। सो 17 से लेके 49, यानी कि लगभग आप इसे 200% इंक्रीज मान सकते हैं। ये आपका इंक्रीमेंट होता है हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर फील्ड्स में। अब इसी ट्रिमेंडस राइट से जो इंडिया था वो एक ऐसा कंट्री बन गया जहाँ पर एक टाइम पर उनके पास इन चीज़ों के लिए कमी थी। अब वो इस क्षेत्र में एक काफ़ी बड़ा प्रोडक्टिव एप्लीज बनने लगा, यानी कि हमारे यहाँ से इन चीज़ों का एक्सपोर्ट भी होने लगा। अब देखिए, इंडियन रेवोल्यूशन यानी कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा योगदान रहा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का, जिसे अब आप फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि भारत के अंदर हरी क्रांति लाने में कौन से साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा योगदान था? तो नाम आपका आया एम एस स्वामीनाथन। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? यानी कि भारत के संदर्भ में किसे माना जाता है? तो वो भी हैं आपके एम एस स्वामीनाथन। अब इनके साथ साथ कौन जुड़े हुए थे? नॉर्मन बोरलॉग भी जुड़े हुए थे हमारे भारत देश में इस हरी क्रांति को सक्सेसफुल बनाने में। अब देखिए, हम यहाँ पर मैक से डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली किन एरियाज़ में इस रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये जो आपका ब्लैक कलर का यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं की यानी वीट एरिया यहाँ पर प्रोडक्ट किया गया। और उसके साथ साथ राइस एरिया आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये साउदर्न रीजन में इन एरियाज़ पर आपका राइस सबसे ज़्यादा हुआ। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपका यूपी,
उसके बाद पंजाब, ये मेन एरिया थे जहाँ पर हरित क्रांति में वीट प्रोडक्शन में काफ़ी बड़ा रोल अपना प्ले किया था। अब देखिए ऐसा होने के बाद जहाँ पर ये चीज़ हमें पता चली कि हम एग्रीकल्चर को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो चीज़ों को काफ़ी बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। तो ये जो आपके पायनर थे MS स्वामीनाथन ने, उन्होंने एक नया आइडिया क्रिएट किया जहाँ पर इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन को डबल करने की बात की गई अपने प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल में। तो जो प्रेजेंट लेवल के फूड ग्रेन्स थे उन्हें डबल करने के लिए कुछ इन्होंने आइडियाज़ दिए, जहाँ पर बात की गई एवरग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में, उसको सक्सेस बनाने में इन्होंने स्ट्रेस दिया ऑन अडॉप्टिंग बेस्ड साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रमोट करने का ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ही ऑल्सो मैंशनड 4 प्री फॉर गेटिंग दिस सक्सेस, यानी कि ये 4 प्री भी हमें जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में इनका ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो ये क्या थे? सबसे पहला ध्यान गया सॉइल हेल्थ को प्रमोट करना। जो भी इश्यूज सॉइल से रिलेटेड होते थे उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी दवाइयाँ बनानी थी वो बनाई गई, यानी कि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए काम किया गया। लैब टू लैंड को प्रमोट करना गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें बना पाएँ कि हम प्रमोट कर पाएँ लैब टू लैंड एग्जीबिशंस को। लोगों के पास जो भी तरीके हैं वो हमारे पास आएँ और लैब में उनकी टेस्टिंग हो, कैसे फसलों को और बेहतर बनाया जाए इसके बारे में बात करने लगी। मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी, तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि आप सही टाइम पर उसको यूज़ कर लें। तो इसको कंपलसरी इसको बनाने पर काफ़ी जोर दिया जाने लगा। प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर्स ऑन सूटेबल कंडीशन, तो ऐसी काफ़ी सारी कंडीशन आने लगी जहाँ पर अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें किसी क्षेत्र में प्रोडक्शन को हाई करना है, तो ऐसे क्रेडिट उस टाइम पर फार्मर्स को देने की भी बात करी जाने लगी। तो देखिए हमने छोटी मोटी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन से वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल में जानी, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट अपने प्रिकॉशंस लेकर आए कि इसको क्या फादर माना जाता है, कौन कौन से साइंटिस्ट का बेसिकली रोल रहता है और ये बूम किस तरीके से आया। हम यहाँ पर अब कुछ अलग अलग एग्जाम में आए हुए ग्रीन रेवोल्यूशन से अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपने साथ ले पाएँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति भारत में इंट्रोड्यूस की गई 20वीं सेंचुरी में ड्यूरिंग डिकेड्स ऑफ वर्क फॉर अडॉप्टिंग न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। तो देखिए 20वीं सेंचुरी में आई थी ये आपको पता है, लेकिन वो कौन सा दशक था ये आपको बताना है जहाँ पर अडॉप्ट किए गए नए एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज। तो पहली चीज़ तो यही पता चल गया कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए हमने क्या किया था, अलग अलग तरीके की नई नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज को अपनाया था। तो ये दशक था आपका 1970 का दशक, ये हमने थ्योरी पार्ट में भी अभी पहले देखा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया 20वीं सेंचुरी में ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1970s, जहाँ पर अडॉप्ट की गई नई एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज। इट चेंज्ड इंडियाज स्टेटस, जहाँ पर पहले भारत को फूड डेफिशिएंट कंट्री बोला जाता था और इसके बाद भारत को वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशंस में माना जाने लगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो देखिए बताना है आपको क्या भारत के संदर्भ में कौन से वो थे जिन्होंने एवरग्रीन रेवोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी को दिया। तो ये कौन थे, आपके MS स्वामीनाथन थे। तो स्वामीनाथन ने कॉइन किया टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन को टू हाईलाइट द पाथवे जहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, इस तरीके से कि सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को फूड प्रोडक्शन के अंदर इस तरीके से ले लिया जाएगा कि वो म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक ना हो। तो ये थे आपके स्वामीनाथन। थर्ड है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो देखिए इन द वर्ल्ड में पूछा गया है, फटाफट से ऑप्शन बी मार्क करके आगे ना बढ़े। तो कौन थे ये, नॉर्मन बोरलॉग थे। तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए नॉर्मन बोरलॉग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंट्री से थे, तो ये थे आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन चुका है। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एन अमेरिकन आर्गोनिस्ट थे एंड ह्यूमैनिटेरियन थे, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड वाइड उठाया और कंट्रीब्यूट किया टू दी एक्सटेंसिव इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जहां पर बात की गई ग्रीन रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया किसे माना जाता है, अगेन MS स्वामीनाथन। और इन्होंने आपकी कौन सी टर्म भी दी थी, ये भी आप पहले देखा था। तो ये है आपके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एज MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन इंडियन जेनेटिस्टिक थे, ये इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, renowned for his leading role in India's Green Revolution, a program under which high yield varieties of wheat and rice seedlings को प्लांट किया गया अलग अलग पुअर फार्मर्स के फील्ड्स में। तो इन्हें आप किस नाम से जानते हैं, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से।
ग्रीन रेवोल्यूशन किसको रेफर करता है? तो यहाँ पर देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में अभी आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि HYV प्रोग्राम चलाया गया जहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को प्रमोट करने की बात की गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रमोट करने में और उनके बारे में और जानकारी निकालने में फेमस हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया रेफर करता है एक ऐसे टाइम को जहाँ पर एग्रीकल्चर इन इंडिया को इम्प्रूव किया गया, जहाँ पर आपने अडॉप्ट की मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज सच एज यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि HYV सीड्स। नेक्स्ट है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ HYV ऑफ सीड्स फॉर व्हाट। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था आपका व्हीट में। वैसे व्हीट और राइस दोनों के लिए था, लेकिन मेनली आपका व्हीट के लिए था। ऑप्शन में आपका राइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में इंट्रोडक्शन था हाई वाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए, जो कि आपके व्हीट और राइस के लिए यूज़ किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमाइजेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद किसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बढ़ गई, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने मैक्सिमाइज किया व्हीट प्रोडक्शन को ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज, जो कि क्या था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो आंसर आपका क्या होगा, व्हीट प्रोडक्शन को आफ्टर इंडिपेंडेंस मैक्सिमाइज किया गया। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, डबल क्रॉपिंग एग्जिस्टिंग फार्मलैंड, यूजिंग सीड्स विद इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट वन ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट्स इन द मेथड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आपके 3 बेसिक एलिमेंट्स थे। पहला आपका यही था कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, यानी कि फार्मिंग एरियाज को एक्सपेंड किया जाएगा। सेकंड था डबल क्रॉपिंग एग्जिस्टिंग फार्मलैंड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फार्मलैंड हैं उसमें कोशिश करी जाएगी कि अलग अलग टाइप की 2 खेती करी जाएंगी। थर्ड था आपका जो भी आपके सीड्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट करी जाएगी, उनके जेनेटिक्स पर काम किया जाएगा। तो तीनों ही यहाँ पर है और यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो द एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, डबल क्रॉपिंग एग्जिस्टिंग फार्मलैंड एंड यूज ऑफ HYV सीड्स आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में इसको इम्प्रूव करने की बात की थी। Which of the following state was chosen as the initiation site in India for Green Revolution? तो इनिशिएशन साइट चूज़ की गई थी पंजाब को। तो पंजाब में सबसे पहले इसको इनिशिएट किया गया था। तो पंजाब वॉज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। सो देखिए ये था आपका सेशन जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की थ्योरी और एग्जाम में अलग अलग जो पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं उन पे बेस्ड था। टॉपिक स्टडी करने का यही फ़ायदा होता है कि अब इस टॉपिक को आप अपनी जो भी आपने स्टैटिक जीके की कॉपी या डायरी मेंटेन की है, आप अगर इसे वहाँ पर नोट कर लेंगे तो जस्ट एन आइडिया आपको ये पता चल गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में एक्चुअली हुआ क्या था। दोबारा आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट्स डिकेट्स आपको सब क्लियर हैं, किन किन चीज़ों पर काम किया गया था। मैप्स आपने देखा कि कौन से मैप्स पर इस पर काम किया गया, वीट का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, राइस को कहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये सब चीज़ें हमने अपने सेशन में जानी। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन सो दैट कि इस तरीके के और भी सेशन मैं आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें, फॉलो करें टेलीग्राम चैनल को जो कि है आपका अनअकैडमी SSC एग्ज़ाम। वहाँ पर आपके काफ़ी सारे वीडियो लिंक्स, स्पेशल क्लासेस के एंड प्लस आपको क्विजेस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी SSC के इंस्टाग्राम को भी पेज को लाइक कर लीजिए, जिसे मैं हैंडल करता हूँ और काफ़ी सारी पोस्ट आपके लिए वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने एक नए सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।